हेलो ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द ऑफिसर्स क्लासेस। आज फिर से हम द ऑफिसर्स क्लासेस के साथ जुड़े हैं आपके बिहार करंट अफेयर के साथ। हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप करा था, जिसमें कि हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो हमने एक्सप्रेस वे तक हमने ये सारे टॉपिक को कवर अप कर लिया था। तो आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं फिल्मोत्सव। फिल्मोत्सव से हम इसकी शुरुआत करते हैं। पटना में मनाया जाएगा 13वां फिल्मोत्सव। 16 दिसंबर 2022 को 13वां पटना फिल्मोत्सव 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक पटना में मनाया गया है। ये पता है आप सभी को। कालिदास रंगालय में आयोजित होने वाले इस फिल्मोत्सव में 1 दर्जन फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, जिन्हें दर्शक निःशुल्क देख सके। फिल्मोत्सव में मुंबई, केरल, कोलकाता, दिल्ली, अलीगढ़ और रांची से कुल 8 फिल्मकार अपनी फिल्मों के साथ आए। एक सेक्शन स्थानीय युवा फिल्मकारों का भी रखा गया। 13वां फिल्मोत्सव का उद्घाटन हिंदी के वरिष्ठ कवि और आईआईटी हैदराबाद में प्रोफेसर हरजिंदर सिंह लालटू ने किया। फिल्मोत्सव में दिखाई जाने वाली आखिरी फिल्म मट्टो की साइकिल थी। जाने माने फिल्म निर्देशक प्रकाश झा ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। प्रकाश झा एक बहुत ही बेहतरीन और जाने माने आपके बॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मूवी जो पॉलिटिकल एंड सोशलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हो उन्होंने बनाई है। आप सभी को पता होगा कि इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिल्म है, जैसे कि आप राजनीति, अपहरण जैसी अच्छी मुद्दे, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पे इन्होंने बहुत ज़्यादा इनकी पकड़ है और इन्होंने बहुत अच्छा फिल्म भी बनाया है और आगे भी ये कार्यरत है हमारे बॉलीवुड के साथ। और सबसे अच्छी बात है कि प्रकाश झा हमारे बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार से बॉलीवुड तक सफ़र इनका आसान नहीं रहा, लेकिन आज ये एक अच्छे पायदान पे है और एक अच्छे निर्देशक के रूप में कार्यरत हैं। आइए उसके आगे देख ले। तो देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 5 बिहार के। ये तो भाई गलत बात है कि अब क्या ही किया जाए। हाईली पॉपुलेशन देन हाईली पॉल्यूशन, आप सभी को पता है। जहां जितनी जनसंख्या, प्रदूषण उतना ही ज्यादा। 14 दिसंबर 2022 को केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शीर्ष 5 शहर में 5 बिहार के हैं। पांचों के पांचों बिहार के हैं। वाह। इसमें देश भर में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर पूर्णिया है, जिसका AQI 450 दर्ज किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक पूर्णिया के बाद देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर दरभंगा रहा है, जहां के AQI 446 रहा है। तीसरे स्थान के साथ बेतिया है, जिसका AQI 439 रहा और 421 AQI के साथ बेगूसराय चौथे और 420 AQI के साथ कटिहार देश का 5वां सबसे प्रदूषित शहर रहा है। तो हम देख सकते हैं, अगर आप में से भी इन 5 शहरों में से कहीं से बिलोंग करते हो तो ये हमारे लिए गलत है और इसके जिम्मेवार हम हैं। हमारे वजह से ये प्रदूषण फैलता है, क्योंकि हाईली पॉपुलेटेड होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन को फैला रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स का यूज़ करके, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को बढ़ा के। क्योंकि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल है तो देन सब कुछ कंट्रोल है। अब रही बात जो इस 5 जिले से बिलोंग करते हैं, उनको तो ये बात पहले से पता होगा, और नहीं भी पता होगा तो आज पता कर लीजिए। अब मैं अपनी बात बताऊं तो मैं भी कटिहार जिले से ही बिलोंग करती हूँ, मैं कटिहार की रहने वाली हूँ। वहीं पटना का AQI 347 रहा है। यहाँ प्रदूषण खतरनाक स्तर से नीचे आकर बेहद खराब स्तर तक आ गया है। तो ये बहुत बुरी बात है, हमें इस पे काम करना होगा और जितना ज़्यादा हो सके प्रदूषण को कंट्रोल करने की बात की जाएगी। जितना ज़्यादा हो सके आप पेड़ लगाइए, क्योंकि मिनिमम कहा जाता है कि एक इंसान के एक अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए, अच्छे ऑक्सीजन के लिए कम से कम 29 पेड़ों की आवश्यकता होती है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए और प्रदूषण से निजात पाने में अपना थोड़ा सा योगदान आप हमारे देश के लिए दीजिए, क्योंकि आपका और हमारा योगदान ही इस प्रदूषण जैसे खतरनाक समस्या से निजात दिलवा सकता है। आइए बात करें बिहार उद्योग विभाग औद्योगिक विकास रैंकिंग में।
13 दिसंबर 2022 को बिहार राज्य उद्योग विभाग ने पहली बार औद्योगिक विकास की रैंकिंग जारी की है, जिसमें औद्योगिक योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर जिलों को रैंकिंग प्रदान की गई है। राज्य में औद्योगिक विकास की इस रैंकिंग में सिवान 73.5 अंक पहले और पटना 68 अंक दूसरे स्थान पे है। इसके अलावा मुंगेर, शेखपुरा, सहरसा, किशनगंज, बक्सर, बेगूसराय, नालंदा और कैमूर जिले को भी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रथम 10 जिलों में रखा गया है। अंतिम पायदान पर रहने वाले 5 जिलों में बांका, सुपौल, गया, मधेपुरा और कटिहार शामिल हैं। बिहार के 15 विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय ऑनलाइन होंगे लिंक। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं। बिहार के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों के सभी पुस्तकालयों को ऑनलाइन जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग यूजीसी इन्फ्लिबनेट के साथ MOU पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। इस MOU में शिक्षा विभाग के अलावा सभी 15 विश्वविद्यालयों के कुलपति यानी कि कुल सचिव यानी कि वाइस चांसलर और यूजीसी इन्फ्लिबनेट के डायरेक्टर और शिक्षा मंत्री लाइक एजुकेशन मिनिस्टर की मौजूदगी में एक समारोह में MOU पर हस्ताक्षर किया जाएगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस MOU के जरिए प्रत्येक विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन पता होगा कि कौन सी किताब किस विश्वविद्यालय में है। तो शिक्षा जगत के लिए एक बहुत अच्छी बात है और इस पे काम होने की ज़रूरत है और जितना जल्दी हो सके ये ज़्यादा स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से और खास करके बिहार के शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर वह किताब डिजिटाइज फॉर्म में नहीं है तो उस किताब को हासिल करने के लिए खुद विश्वविद्यालय दूसरे विश्वविद्यालय से लेकर किताब उपलब्ध कराएगा। इस पर लगने वाला आर्थिक भार खुद विश्वविद्यालय वहन करेगा। वेरी गुड, ये और भी अच्छी बात है। आइए महाराष्ट्र और तमिलनाडु पर तर्ज पर गया में विकसित होगा टेक्सटाइल पार्क। ये बहुत अच्छी बात है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। 7 दिसंबर 2022 को बिहार के गया जिले के डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने बताया कि गया में मानपुर के शादीपुर बालूघाट के समीप महाराष्ट्र व तमिलनाडु के तर्ज पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा। इस पार्क के लिए चिन्हित लगभग 23 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया गया है। इस पार्क के बनने के बाद फाल्गु नदी को प्रदूषण मुक्त रखने व लोगों को रोजगार के लिए सुनहरा अवसर मिलेगा। वर्तमान में कपड़ा रंगाई का रंगीन पानी नदी में ही गिराया जाता है, जिसको लेकर कई बार शिकायत की गई है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता। बिहार के पटना जिले के कृतिराज सिंह ने न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक जीतकर बिहार व देश का नाम रोशन किया है। खेल जगत की अगर बात करें तो बिहार अग्रसर रहा है शुरू से ही और आने वाले समय में और ज़्यादा अग्रसर रहेगा। और बहुत ज़्यादा आप स्पोर्ट्स में देखें, चाहे वो कबड्डी की बात हो या अभी क्रिकेट जगत की बात हो या फिर और कॉमनवेल्थ गेम की बात हो, तो इन सारे में अब बिहार भी धीरे धीरे डेवलपमेंट की ओर जा रहा है और बिहार के भी बहुत सारे खिलाड़ी अब अंतर्राष्ट्रीय खेल के साथ रजत और स्वर्ण पदक के साथ देश का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कृति ने अंडर 18 के 57 किलोग्राम भार वर्ग के 3 इवेंट में जीत का परचम लहराया है। कृति ने रो बैंड प्रेस और इक्विप्ड बेंच प्रेस में एक स्वर्ण और होल पावर लिफ्टिंग में 95 किलोग्राम भार उठाकर 4 स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। पटना जिले के खुसरूपुर प्रखंड के बड़ा हसनपुर गांव की रहने वाली कृतिराज सिंह गुवाहाटी के रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन कॉलेज से फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। नेक्स्ट, गंगा जल आपूर्ति योजना। 27 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया है। दूरगामी अभियान जल जीवन हरियाली के तहत गंगा नदी के अधिशेष जल को दक्षिण बिहार के जल संकट वाले शहरों तक ले जाकर पेयजल के रूप में उपयोग कराने की यह मुख्यमंत्री की अनूठी परिकल्पना है। दिसंबर 2019 में गया में हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में अति महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना को मंजूरी दे दी गई थी।
गंगा जल को 11 शक्तिशाली पंप के जरिए हाथीदह से राजगीर, गया, बोधगया और नवादा पहुंचाया गया है। राजगीर में इसके लिए डिटेंशन सेंटर भी बनाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। गंगा जल पाइपलाइन के जरिए 151 किलोग्राम सफर तय करके राजगीर, गया, बोधगया के जलाशयों में पहुंचा है, जहां से यह शोधित होकर शुद्ध पेयजल के रूप में रोज लाखों लोगों की प्यास बुझाएगा। नेक्स्ट, आईआईटी पटना बीटेक एमबीए की पढ़ाई 22 नवंबर 2022 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यानी कि नीटी मुंबई के साथ आईआईटी पटना ने इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम के लिए एमओयू साइन किया है, जिसके तहत आईआईटी पटना के छात्र अब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि बीटेक के साथ साथ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एमबीए की पढ़ाई भी कर सकते हैं। यानी कि अब एमबीए की पढ़ाई के लिए आपको बिहार के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अब बिहार में ही वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। छात्र एमबीए के विभिन्न छात्रों में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट मार्केटिंग, बिजनेस, फाइनेंस, प्रोजेक्ट एनालिस्टिक, नवाचार और उद्यमिता के साथ साथ 10 अलग अलग क्षेत्रों की विशेषता हासिल कर सकेंगे। समझौता ज्ञापन के अनुसार दोनों संस्थान अपनी अपनी क्षमता के आधार पर स्टूडेंट्स को प्रशिक्षित करेंगे। चलिए नेक्स्ट, बिहार में फिल्म निर्माण क्षेत्र को सब्सिडी 21 नवंबर 2022 को बिहार में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने फिल्म निर्माण क्षेत्र को भी उद्योग का दर्जा देने हेतु नई पॉलिसी बनाई है। उद्योग का दर्जा देने हेतु नई पॉलिसी बनाई है। इस नीति के तहत अगर कोई निर्माता अपनी फिल्म की 75% शूटिंग बिहार में करता है तो उसे लागत के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। फिल्म निर्माण संबंधी सभी तरह के क्लियरेंस लेने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान किया गया है। इसके लिए बिहार फिल्म निर्माण निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है। नई फिल्म नीति में मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए भी सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। यानी कि फिल्म जगत के लिए भी बिहार प्रगतिशील कदमों की तरफ बढ़ रहा है। वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिहार में बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपके क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड सवाल। बिहार में बनेगी सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा। बिहार के सीतामढ़ी जिले के राधोपुर बखरी में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसका निर्माण रामायण रिसर्च काउंसिल द्वारा करवाया जाएगा। राधोपुर बखरी के महंत के काउंसिल को 18 एकड़ 40 डिसमिल की जमीन दान में दी गई है। इसके अतिरिक्त आसपास के किसानों ने भी करीब 6 एकड़ की जमीन देने का एग्रीमेंट किया है। कुल मिलाकर काउंसिल ने अब तक 39 एकड़ भूमि का एग्रीमेंट लिया है। सीता माता की प्रतिमा के प्रचार प्रसार के लिए 14 जनवरी से रथ यात्रा रवाना की जाएगी। यह रथ यात्रा पूरे देश में भ्रमण करेगी। हमने शिवलिंग के बारे में भी देखा था कि विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग आपके पश्चिमी चंपारण में बनाया जाएगा। और अब माता सीता की भी बात आ गई है कि माता सीता की भी सबसे ऊंची प्रतिमा हमारे बिहार में ही स्थापित की जाएगी। कहाँ? तो आपके उनके जन्मस्थल सीतामढ़ी में, क्योंकि रामायण के मान्यता के अनुसार पता है कि राजा जनक को सीतामढ़ी के खेत में ही, किसान के खेत में जब वो अपने खेत में गए तो वहीं जमीन के नीचे से माता सीता निकली थी। ये हमारे रामायण के अनुसार है। तो एक ऐतिहासिक रूप से ये एक विचार है जो कि रखा गया कि उनके ही जन्मस्थल पर उनकी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा वहीं बनाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हर जिला मुख्यालय में सिमुलतला मॉडल स्कूल 18 नवंबर 2022 को बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में राज्य के हर जिला मुख्यालय स्तर पर सिमुलतला आवासीय विद्यालय के तर्ज पर स्कूल खोले जाएंगे। सिमुलतला आवासीय विद्यालय बिहार में जमुई जिला के झाझा ब्लॉक के सिमुलतला में स्थित है। इसकी स्थापना 9 अगस्त 2010 में की गई थी। इस विद्यालय ने कई टॉपर्स दिए हैं तथा इस स्कूल में प्रवेश परीक्षा के जरिए प्रवेश दिया जाता है। सिमुलतला आवासीय विद्यालय में 6वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक
शिक्षा प्रदान किया जाता है। हर साल छात्रों को एक इंट्रा स्टेट प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर चुना जाता है, जिसमें 60 लड़कों और 60 लड़कियों को कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए चुना जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हर जिले में भूकंप क्लिनिक, बहुत बढ़िया बात है, ये एक बहुत अच्छी बात है जो बिहार सरकार ये कदम उठा रही है प्राकृतिक आपदा से निवारण के लिए, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट अहम भूमिका भूकंप के लिए भी निभाई जाएगी। यानी कि हर जिले में भूकंप क्लिनिक, बिहार सरकार ने भूकंप से बचाव के क्रम में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है। इस पहल के तहत राज्य की राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में यह क्लिनिक खुल चुके हैं। भूकंप क्लिनिक में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल की टीम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल की टीमें लोगों को इस खतरे से आगाह कराती है। वे इसके लिए मॉक ड्रिल आदि करती है। भूकंप आने के समय कैसे अपना बचाव करें, इसकी ट्रेनिंग भी भूकंप क्लिनिक में दी जाती है। यानी कि अब इस तरह के आपदा से भी आप निजात पा सकते हैं। भूकंप अपने आप में एक बहुत गंभीर नेचुरल डिजास्टर है। अगर इसके स्पीड में कंट्रोल की बात हुई, अगर ये 7 के स्पीड तक आता है या 7.5 के स्पीड तक आता है तो ये बहुत ही ज़्यादा विध्वंसक हो सकता है। यानी कि अगर 3 से लेके 4 स्पीड तक आता है तो आप अपना बचाव बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विध्वंसक नहीं होता है। एक जानकारी मैं आपको और बता दूं कि अर्थक्वेक आने के पहले, जैसे अर्थक्वेक आने वाला होता है तो आपके एनवायरनमेंट में एक इंपॉर्टेंट गैस फैलती है, उस गैस का नाम रेडॉन है। अगर आपको पता ना भी होगा और होगा भी तो एक रिवीजन के लिए मैंने पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया है। रेडॉन गैस जब आपके एनवायरनमेंट में फैल जाती है तो पता चल जाता है कि स्पेसिफिक इसी एरिया में भूकंप आने वाला है। अब वो कितनी तीव्रता से आता है, इस तीव्रता के मापन के लिए हमने रिक्टर स्केल को बनाया है। एक मर्केली स्केल भी होता है जो अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को बताती है। यानी अगर हम स्पीड की बात करें तो उसके लिए रिक्टर स्केल है, और किस तरंग के माध्यम से भूकंप आया है ये हमें मर्केली स्केल बताती है। आइए उसके आगे देख लेते हैं। नितिन गडकरी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के बक्सर में 3,390 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और रोहतास में एलिवेटेड पुल का शिलान्यास किया है। राजमार्ग 922 पर 1,662 करोड़ रुपए की लागत से 44 किलोमीटर लंबा 4 लेन वाला कोइलवर और भोजपुर खंड तैयार किया गया है। इसी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग 922 पर 48 किलोमीटर 4 लेन भोजपुर से बक्सर खंड 1,728 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इन दोनों परियोजनाओं के बनने से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के कनेक्टिविटी आसान होगी। इससे बिहार से लखनऊ होते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचने में लगने वाला 15 घंटे का समय अब घटकर 10 घंटे हो जाएगा। अगर इसके साथ बिहार के रोहतास में सोन नदी की बात करें तो पंडुका के पास बनने वाले 5 किलोमीटर लंबे 2 लेन के एलिवेटेड आरसीसी पुल का शिलान्यास भी किया गया है। नेक्स्ट, इस पुल के निर्माण से राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और राष्ट्रीय राजमार्ग 39 सीधे जुड़ जाएंगे। पुल के बनने के बाद बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच यातायात का आवागमन भी सुगम बनेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 2025 तक 160 पर्यटन स्थल का विकास। 2 नवंबर 2022 को बिहार के पर्यटन विभाग ने राज्य के सभी पर्यटन सर्किट के मार्गों में सुविधाएं बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 3 वर्षों में 160 पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। बिहार में वर्ष 2019 में देशी व विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या 51 करोड़ थी। वहीं वर्ष 2022 में अगस्त माह तक 84 लाख से अधिक देशी तथा 12,000 से अधिक विदेशी पर्यटक आ चुके हैं। पर्यटन विभाग ने पर्यटन स्थलों के मार्ग की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 4 मॉडल प्रीमियम मार्गीय सुविधा, स्टैंडर्ड मार्गीय सुविधा और बेसिक मार्गीय सुविधा और वर्तमान मार्गीय सुविधा तैयार किए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना।
बिहार सरकार द्वारा लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 300 पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना का संचालन बिहार सरकार के सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक सभी महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। महिलाओं के परिवार की वार्षिक आय इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 60,000 या उससे कम नहीं होनी चाहिए। 60,000 या उससे कम होनी चाहिए, यानी कि वार्षिक आय। इस तरह की योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिल सकेगा जो गरीबी रेखा से नीचे बिलोंग करती हैं, जिनके घर के सारे परिवारों में जिस आय के माध्यम से उनका घर चलता है, तो उनकी जो वार्षिक आय है वो 60,000 या उससे कम होनी चाहिए। अगर 60,000 से ज़्यादा उनके घर में वार्षिक आय है तो इस सुविधा का लाभ वो महिलाएं नहीं उठा सकेंगी। चलिए नेक्स्ट, बिहार के स्कूलों के लिए तैयार हो रहा है बहुभाषीय शब्दकोश। ये वीवीआई है, ये भी आपका वीवीआई है। 27 अक्टूबर 2022 को बिहार SCIRT के राज्य शिक्षा विभाग जनजातीय भाषाओं को सहेजने के लिए एक रोड मैप बनाने के साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाने हेतु बिहार में क्षेत्रीय भाषाओं बोलियों में कक्षा 1 से +2 तक की पढ़ाई के लिए बहुभाषीय शब्दकोश तैयार कर रहा है। बिहार SCERT के निदेशक के अनुसार नई शिक्षा नीति के तहत बिहार में क्षेत्रीय भाषाओं बोलियों में कक्षा 1 से +2 तक की कक्षाओं को पढ़ाने की रणनीति यह होगी कि मातृभाषा में अभ्यस्त स्कूली बच्चे के तमाम विषयों की पढ़ाई उसी के मातृभाषा में पढ़ाई जाए, ताकि वह समझ सके कि उसकी मातृभाषा में संबंधित विषयों के शब्दों या संबंधित अवधारणा को क्या कहा गया है। ये अच्छी बात है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी बच्चे सरकारी स्कूल के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने आते हैं, यानी कि प्राथमिक विद्यालयों में, तो उनके साथ एक इशू है कि वो हिंदी भाषा का भी उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। वो अपने क्षेत्रीय भाषाओं के साथ भी आते हैं। तो अगर हम उसे डायरेक्टली कह दें कि दिस इज एन एप्पल, तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चा आपका मुंह देखेगा। तो सबसे पहले आपको उनको उनके प्रादेशिक भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में समझानी पड़ेगी। लाइक अगर भोजपुरी हो तो टीचर को ये समझाना पड़ेगा कि एकरा के सेब कहल जाला। उसके बाद आप बताओगे कि यह सेब है, फिर आप बताओगे कि दिस इज एन एप्पल। तो इस तरीके से क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान, इसी वजह से जो टीचर्स का जो सिलेक्शन होता है वो उनके जिले के आसपास ही होता है, ताकि वो उस क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान प्रॉपर तरीके से उनको हो सके। तो ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि बच्चे को जब तक आप उसके मातृभाषा से नहीं जोड़ेंगे तब तक आप उन्हें हिंदी या इंग्लिश नहीं सिखा सकते। आइए आगे देखते हैं। बिहार के स्कूलों के लिए तैयार हो रहा है बहुभाषीय शब्दकोश में हमने कहाँ तक देख लिया, शब्दकोश तैयार कर रहा है। चलिए उसके आगे देखते हैं। तो कक्षा 1 से +2 तक की पढ़ाई के लिए बहुभाषीय शब्दकोश तैयार करने के पीछे का मकसद क्षेत्रीय बोलियों में पढ़ाते समझाते हुए छात्रों को मुख्य धारा में लाना है, ताकि उच्च शिक्षा में वह भाषा आधारित पिछड़ेपन का शिकार ना हो, तथा विशेष तौर पर उसको उच्चारण भी बेहतर करने पर जोर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन। 26 अक्टूबर 2022 को बिहार सरकार ने बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन कर दिया है। इस आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु हैं, जबकि राजीव कांत मिश्रा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से भी आ सकते हैं कि अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु हैं, जबकि राजीव कांत मिश्रा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग 22 सदस्यीय है। इसमें रानीगंज के विधायक अचमित ऋषिदेव, मसौढ़ी के विधायक रेखा देवी और औरंगाबाद के विधायक आनंद शंकर सिंह को शामिल किया गया है, जबकि सदस्यों में विधान पार्षद सौरभ कुमार और रविंद्र प्रसाद सिंह भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 10 पदेन सदस्य और विभिन्न हितों या वर्गों के 5 सदस्य होंगे। इस आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत सभी सदस्यों का कार्यकाल भी 3 वर्षों का होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण। 21 अक्टूबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित ज्ञान भवन में राज्य में 24 योजनाओं का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य में 24 योजनाओं के लोकार्पण के साथ 2 चिकित्सा महाविद्यालयों को
ऑनलाइन शिलान्यास भी किया है, जिनमें एक बक्सर में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल 515 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। यानी कि पहला बक्सर में और दूसरा बेगूसराय में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल बनेगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान बिहार में डिजिटल हेल्थ योजना का शुभारंभ किया है तथा 9,469 चयनित स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्त पत्र भी वितरित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में अति पिछड़ा वर्ग आयोग गठित। 19 अक्टूबर 2022 को राज्य सरकार ने जदयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नवीन चंद्र आर्या की अध्यक्षता में अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। यह आयोग सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार निकाय चुनाव में अति पिछड़ों के लिए आरक्षण का अनुशंसा करेगा। आयोग के अन्य सदस्यों में अरविंद निषाद, विनोद भगत, ज्ञानचंद्र पटेल तथा तारकेश्वर ठाकुर शामिल होंगे। पहली बार इस आयोग का गठन 2006 में किया गया था। आयोग को रिपोर्ट देने के लिए अधिकतम 3 महीने का समय दिया गया है। सभी जिले में बालिका रक्षा गृह की स्थापना, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 15 अक्टूबर 2022 को बिहार राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य के सभी जिले में एक एक बालिका रक्षा गृह खोलने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि पटना में एक रक्षा गृह का संचालन हो रहा है। नए रक्षा गृह में एक साथ 50 लड़कियों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में 87 नए कोर्स 12 अक्टूबर 2022 को बिहार के कृषि, चिकित्सा, श्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास विभाग, उच्च शिक्षा सहित 7 विभागों से ली गई राय के बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के दायरे में 87 नए कोर्स लाए जा रहे हैं। इसमें और पॉइंट्स देख लेते हैं। ये 87 नए कोर्स लेदर, फैशन, टेक्सटाइल डिजाइन के स्नातक, स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम, यानी कि हम बात करेंगे इसके ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में लाए जा रहे हैं। यानी कि आप इन सब्जेक्ट से भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अपने बिहार में हासिल कर सकते हैं। अब इन सभी कोर्स की पढ़ाई के लिए भी लोन मिलेगा। स्कीम के नीतिगत फैसलों पर निर्णय लेने के लिए शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समिति ने औपचारिक प्रस्ताव तैयार कर लिया है। ध्यातव्य है कि राज्य में अभी तक 42 कोर्स में छात्रों को पढ़ाई के लिए लोन मिलता है। अगर इनमें 87 नए कोर्स को मंजूरी मिलती है तो कुल 129 कोर्स की पढ़ाई के लिए भी लोन मिल सकेगा। यानी कि आप इस तरह के कोर्स के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपको सरकार के द्वारा एक लोन भी मुहैया कराया जाएगा और इसके तहत आप बिहार में रहकर, अपने राज्य में रहकर इस तरह के कोर्स को करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बिहार के 10,000 गांवों में लगेगा 300 फीट गहरा चापाकल। 10 अक्टूबर 2020 को बिहार के पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग विभाग के अनुसार राज्य के ग्रामीण इलाकों में पानी उपलब्ध कराने के लिए 10,000 गांवों में एक एक चापाकल लगाया जाएगा, जिसकी गहराई 300 फीट होगी। यानी कि एक अच्छा पेयजल, क्योंकि आप जितनी ज्यादा गहराई पे जाते हो आपको एक पीने योग्य जल मिल सकता है। भूमिगत जल की गहराई जितनी ज्यादा होगी, पीने योग्य पानी उतना ही ज्यादा मिलेगा। इसलिए इसकी जो गहराई है वो 300 फीट रखी गई है। पीएचईडी चापाकल लगाने के लिए 10,000 ऐसे गांवों का चयन करेगा जहां पर लोगों को 12 महीना और 24 घंटे नियमित पानी मिलता रहे। उल्लेखनीय है कि राज्य में अभी 8.5 लाख चापाकल कार्यरत है, जिनसे लोगों को पानी मिल रहा है। नेक्स्ट, बिहार के 9 जिले में भूजल में यूरेनियम। 9 अक्टूबर 2022 को जारी केंद्रीय भूजल बोर्ड यानी कि CGWB की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 9 जिलों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक होने का पता चला है। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने राज्य में पानी की गुणवत्ता मापने के लिए विभिन्न जिलों में भूजल के 334 नमूने लिए थे, जिनमें 11 नमूनों में यूरेनियम 30 ppb से अधिक मिला है। जिन जिलों में यूरेनियम 30 ppb से अधिक मिला है वे 9 जिले हैं: सारण, भभुआ, खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और बेगूसराय। निर्धारित मात्रा से अधिक यूरेनियम शरीर में जाने से किडनी की बीमारी हो सकती है। वहीं यूरेनियम वाले पानी के सेवन करने से थायराइड कैंसर, रक्त कैंसर, बोन मैरो डिप्रेशन आदि गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। बिहार इन्वेस्टर मीट 2022 29 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय में बिहार इन्वेस्टर मीट
2022 का उद्घाटन किया। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। उद्योग विभाग की ओर से मुख्यमंत्री सचिवालय में हो रहे इस आयोजन में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उद्योग मंत्री समीर कुमार समेत कई उद्योगपति शामिल रहे। गौरतलब है कि इसके पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की सरकार में उद्योग मंत्री के रूप में शहनवाज हुसैन ने हैदराबाद व दिल्ली में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो देश का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम, देश का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम 8 सितंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया जिले में फाल्गु नदी पर निर्मित बिहार के पहले और देश के सबसे लंबे रबर डैम गयाजी डैम का उद्घाटन किया गया है। ये भी आपके वीवीआई पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, जो ज्योग्राफी के साथ इंटरकनेक्ट करके आपसे पूछा जा सकता है। 312 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस बांध में कंक्रीट की जगह रबर का इस्तेमाल किया गया है। यह 3 मीटर ऊंचा और 411 मीटर लंबा है। इसे ऑस्ट्रिया की कंपनी और हैदराबाद की एजेंसी ने मिलकर इसे तैयार किया है। रबर डैम 17 mm मोटी रबर से बना है। यह बुलेट प्रूफ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 सितंबर 2020 को इसका शिलान्यास किया था। अक्टूबर 2023 में इसके निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। इसे 2022 में ही पूरा कर लिया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सीधा सीधा रिवीजन करते चलो, एग्जाम बहुत नजदीक है। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे आपको खुद भेदना है, वहां तक कोई आपके साथ नहीं जा सकता। अब तक ही सारे मेंटोर्स, पेरेंट्स और टीचर की टीम आपके साथ रहेगी, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर तक, उसके बाद आगे का हर सफर आपको तय करना है अपने प्रॉपर माइंड वे के साथ और अपने एकाग्रता के साथ। जब तक आपके अंदर वो एकाग्रता नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर वो कंसंट्रेशन नहीं आएगा, आप नहीं कर सकते। आपको वो अर्जुन बनना है कि सिर्फ आपको मछली की आंख को देखना है और भेदना है। तो ये काम आपके हाथ में है। बस रिवीजन करते जाइए, क्लास को सिर्फ देखते जाइए, सुनते जाइए, ताकि जो चीजें स्किप हो गई हों वो आपको दोबारा से रिमाइंड हो जाए। एक रिकॉल की ही क्लास है जो ये प्रोवाइड कराई जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। नक्शों की डोर स्टेप डिलीवरी का शुभारंभ 6 सितंबर 2022 को बिहार के राजस्व व भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता ने शास्त्री नगर स्थित राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में भू अभिलेख व परिमाप निदेशालय की नक्शा डोर का स्टेप डिलीवरी का शुभारंभ किया है। यानी कि नक्शा की डोर स्टेप डिलीवरी का शुभारंभ। भूमि विवाद सुलझाने के सही नक्शे की अहमियत को देखते हुए डिजिटल नक्शा उपलब्ध कराने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत की गई है। बिहार के लोगों को घर बैठे जमीन का नक्शा मिलेगा। इस तरह गांव और कस्बों का नक्शा ऑनलाइन मांगने की व्यवस्था लागू कराने के लिए बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। एक कदम और डिजिटल की ओर, एक कदम और टेक्नोलॉजी की ओर। अब जमीन जैसे खरीद बिक्री के लिए, जमीन जैसे नक्शे के लिए अब भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। ये सब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और एक अच्छी बात है कि देश में बिहार पहले राज्य की श्रेणी में आ चुका है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो हम देख ले कि वेयर हाउसिंग उपलब्धता वाले शहर में पटना का दूसरा स्थान। अंतर्राष्ट्रीय संगठन नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी इंडियन वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 में वेयर हाउसिंग उपलब्धता वाले शहर में बिहार के पटना को दूसरा स्थान मिला है। वित्तीय वर्ष 21 की तुलना में 22 में वेयर हाउसिंग की उपलब्धता वाले शहर में पटना ने इस दौर में गुवाहाटी, जयपुर, लुधियाना आदि शहरों को पीछे छोड़ दिया है। पटना में वित्तीय वर्ष 21 की तुलना में 22 में 9 लाख यानी कि 9 मिलियन वर्ग फुट जगह वेयर हाउसिंग के लिए सृजित हुई है। पहले स्थान पर भुवनेश्वर शहर 527% विकास दर के साथ रहा है। तीसरे स्थान पर 148% विकास की दर के साथ सिलीगुड़ी है। चलिए नेक्स्ट, मिथिला के मखाने को मिला जीआई टैग। 20 अगस्त 2022 को बिहार के मिथिला के मखाने को चेन्नई में जीआई टैग दिया गया। मिथिला के मखाने अपने स्वाद, पोषक तत्व और प्राकृतिक रूप से उगाए जाने के लिए मशहूर है। मिथिला में एक कहावत मशहूर है, पग पग पोखरी माछ मखाना। यानी कि माछ मखाना से मतलब है कि आपको पता है कि मधुबनी में मछलियों का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ है। जिस तरह हमने पिछले क्लासेस में देखा है,
अब उसके बाद अगर हम जीआई टैग की बात करें तो इसमें भी मखाना के लिए मधुबनी यानी कि मिथिला जैसे जगह ने अपना स्थान हासिल कर लिया है। ये इंपॉर्टेंट कहावत भी है, पग पग पोखरी माछ मखान। चलिए, भारत के 90% मखानों का उत्पादन बिहार से ही होता है। यह फसल है जिसे पानी में उगाया जाता है। मखाने की करीब 9.7 ग्राम प्रोटीन और 14.5 ग्राम फाइबर होता है। यह कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। इससे पहले बिहार के मधुबनी पेंटिंग, कतरनी चावल, मगही पान, सिलाव का खाजा, मुजफ्फरपुर की शाही लीची और भागलपुर के जर्दालू आम को जीआई टैग मिल चुका है। एक और बात बता दूं कि इसमें वेस्ट चंपारण को भी एक टैग मिला है। वेस्ट चंपारण को भी मिर्चा चावल के लिए जीआई टैग मिल चुका है। मिर्चा राइस के लिए भी जीआई टैग मिल चुका है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। और जिनके क्लास स्किप हो गए हैं वो इसको नोट डाउन कर ले, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के साथ फिर मिलते हैं। 1 से लेके 2 दिन हमारे साथ और जुड़े रहिए। आपके सारे बिहार करंट अफेयर के सारे रिवीजन हम करवा देंगे, ये हमारा वादा है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं। अपने स्टडी को कंटिन्यू कीजिए और थोड़ा आराम भी कीजिए और अपनी नींद पूरी लीजिए, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी चीज़ है। थोड़ा योगा और प्राणायाम भी करते रहिए ताकि आप अपने ब्रेन को डेवलप कर सके और पैनिक होने से बच सके। तो ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट्स, गुड बाय।